आप तक और पहुंचाते हैं तो ये बड़ी और अहम खबर है। 25 मार्च को लखनऊ में भी शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां इसको लेकर के जोर शोर से चल रही हैं। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे, ये अहम जानकारी है, क्योंकि 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जो कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के सभी बड़े चेहरे, दिग्गज आपको यहां पर नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। तो बड़े चेहरों की मौजूदगी के बीच में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ली जाएगी। और इसके अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, कायमगंज से विधायक डॉक्टर सुरभि, ये भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं। इस पर भी बहुत चर्चाएं हैं। 12 सीट से विधायक वाचस्पति प्रयागराज की, जो कि अब की इस बार चुने गए हैं, इनके नाम की चर्चा है। सरिता भदौरिया, जो कि इस बार चुनी गई इटावा से, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मैनपुरी से जयवीर सिंह का नाम आगे चल रहा है कि ये भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा मऊ से रामविलास चौहान, मऊ आप देखें क्योंकि ये पूर्वांचल की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर गिने चुने विधायक भारतीय जनता पार्टी के उनमें से एक। देवबंद से कुंवर ब्रजेश, इनका नाम भी शामिल है और इनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देवबंद भी बहुत टफ सीट थी, बहुत टफ फाइट थी यहां पर, लेकिन जीत हासिल चुकी इन चेहरों ने की है, इसलिए इन नामों पर भी मोहर लग सकती है। इनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं इस समय हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब इसका स्वरूप क्या होगा, इसमें कौन विधायक पद की माफ कीजिएगा मंत्री पद की शपथ लेगा, इसके लिए इंतजार अभी 25 तारीख तक का करना होगा। लेकिन इनकी चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं और इसलिए लगभग ये तय माना जा रहा है कि ये वो चेहरे हैं जो कि इस बार आपको योगी मंत्रिमंडल के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये सभी नए चेहरे हैं जिनको आप इस समय देख रहे हैं, यानी कि इससे पहले 17 में सरकार में ये मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं मिली थी। लेकिन इस बार इन नामों की चर्चा हो रही है और इन नामों को लेकर के इस समय सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। और इसी पर बातचीत करते हैं। रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, एक तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से हैं, और दूसरा जो सबसे अहम है, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि नए हम लोगों को नजर आ रहे हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सुगबुगाहट क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, अपडेट करें रजनीश। देखिए, आपने सही फरमाया। कुछ नाम ऐसे 2022 में योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे जिनकी नामों की न चर्चा मीडिया में होती है, न उनकी चर्चा है कि लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन जो चर्चा है, जो संगठन के लोगों की कानाफूसी है, उसमें यही है कि जो दो लोग 2017 में योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट के सदस्य रहे हैं, सहयोगी के रूप में काम किए हैं, उनका जो ब्लूप्रिंट, उनके काम करने का तरीका क्या था, कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। और एक एज फैक्टर है जिसमें ये एक चर्चा है कि जो 65 साल से अधिक लोगों की उम्र है उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग बातों पर यह बात लागू नहीं होती है, लेकिन चर्चा है कि जिस तरीके से सतीश महाना, सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, इनमें की जिम्मेदारी दी जाएगी। कैबिनेट का हिस्सा कोई एक आदमी, ये तो तय है कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगा। दूसरी बात है, सरकार के जिम्मेदार लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि कुछ लोग संगठन में जाते हैं, संगठन के लोग सरकार में आते हैं, इससे कॉम्बिनेशन ठीक ठाक बना रहता है। तो चर्चा यही है कि कुछ लोगों की नई जिम्मेदारी देके भेजा जाएगा। लेकिन जो पुराने मंत्रियों की बात है कि कौन किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, तो एक नाम केशव प्रसाद मौर्य की नाम है, जो चुनाव हार गए हैं, लेकिन इनको फैसला करना संगठन और सरकार और आरएसएस को करना है, क्योंकि ये विहिप की कोटे से आते थे और इनके किसी जमाने में सिंघल जी के खास शिष्यों में इनकी शुमार किया जाता था। उसका फल भी मिला कि 2007 में चुनाव हारे थे। पार्टी ने चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने 2012 में इनके ऊपर भरोसा किया, विधायक बने। फिर 2014 में लोकसभा के चुनाव जीते, फिर इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। तो माना जा रहा है कि केशव मौर्य और दिनेश शर्मा में जो भी फैसला होगा नागपुर से होगा, जिसमें संगठन और सरकार की राय शुमारी की जाएगी। तो देखने वाली बात है। देखिए, जो हम यहाँ की कोशिश है इंडिया न्यूज की जो भी अपडेट हो दर्शकों के पास खबर जाए, वो सूत्रों के आधार पर खबर ना हो, खबर में मोहर है। जैसे कि पहले ही हम लोगों ने कहा था। लेकिन रजनीश, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है चर्चा, एक तो देखिए मंत्रिमंडल में कौन होगा, उसके बाद उसमें कैबिनेट में कौन शामिल होगा, इसके लिए तो हम सबको इंतजार करना पड़ेगा, या जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती तब तक तो औपचारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन दो चीजें जिस पर लोगों की निगाहें बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, डिप्टी सीएम को लेकर के चर्चा तो यह भी हुई कि 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अब 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, इसको लेकर के चर्चाएं और ज्यादा इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि एक डिप्टी सीएम जो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरे डिप्टी सीएम जो चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं। डिप्टी सीएम वाला जो पद है इसको लेकर के चर्चाएं या फिर औपचारिक तौर पर या सूत्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम इस बार कुछ नए हो सकते हैं या कोई एक चेहरा पुराना हो सकता है, किसी एक नए की एंट्री हो सकती है या 2 नए देखने को मिल सकते हैं। इसको लेकर के क्या सुगबुगाहट है रजनीश? देखिए, जिस तरीके से दलितों का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के तरफ मुंह बना हो, संघ के भी लोगों की इच्छा है कि इस बार किसी दलित चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। और अब मैं आपसे बता दूं कि ये सेमी फाइनल का मैच था, असली फाइनल 2024 में ही खेलना है। और वो उस मैच का वो कप्तान होगा जिसके चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के 2024 के लोकसभा के हिसाब से ही सारा समीकरण बनेगा। एक चर्चा भी है कि ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के हिस्सा रहे हैं, वो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। आज नहीं तो कल उनको पार्टी में आना ये तो कंफर्म है, हालांकि वो भी नानुकुर कर रहे हैं। जी। लेकिन जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से ही डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 325 कह सकते हैं, उसके बाद जो सीटों का आंकड़ा है, आप कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रचंड बहुमत मिला जरूर है, लेकिन विधानसभा में इनकी संख्या कम हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो, कहीं से मिसमैनेजमेंट के वजह से हम लोग पीठ से बाहर चले जाए। तो जो भी डिप्टी सीएम बनेंगे, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से ही बनेंगे। जी बिल्कुल रजनीश, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि 24 में जो होना है यानी कि लोकसभा चुनाव, उसका रिफ्लेक्शन तो हम लोग को जाहिर बात है कि इसमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा और वो नजर भी आएगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, जिसमें से अभी एक कभी आपने जिक्र भी किया कि ओम प्रकाश राजभर, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है भी फौरी तौर पर ना दिखे, लेकिन उसके बाद में ये परिवर्तन भी हमको कहीं इसमें नजर आएगा? क्योंकि आरएलडी की तरफ से भी कुछ सोगोगाहट, वहां पर भी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा लिखते हुए कई बड़ी बातों को लिख रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी को इस बार उसका जो प्रदर्शन है उसको भी कहीं जहन में रखा जा रहा है कि 24 के अंदर कहीं वो ऐसा ना हो कि एक बड़ी चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो जाए? इसलिए वो सारी चीजें, वो सारा गुणा गणित हमको लग रहा है कि इस बार सब साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल के सहारे हो रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का क्या असर है, मैं 2 उदाहरण दर्शकों के सामने दूंगा। गाजीपुर ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन में हिस्सा रहे हैं, यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला है। पिछली बार यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग चुनाव जीते थे, मात्र समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। मऊ में जहां 4 सीटें में इनके पास सीटें थी, इस बार महज 1 सीटों पे संतोष करना पड़ा है। आजमगढ़ खाता नहीं खुला है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। अगर बलिया की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की ऐसी सीटें हैं जहां उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और एक बात मैं चर्चा कर दूं कि यहाँ नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी हुआ था, गाजीपुर में भी जाके जनसभा किए थे, और मनोज सिन्हा पूजा अर्चना के बहाने, हालांकि चूंकि वो लेफ्टिनेंट, वो वहां के गवर्नर बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका उस टाइप का प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन वो लगातार गाजीपुर में कायम कर रहे थे। उनका दावा था कि हम 5 सीटें कम से कम चुनाव जिता के लेके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? तो देखिए, राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती अखिलेश यादव दोनों एक साथ रह के चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहा जाता था कि कभी ये लोग एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर का जो तेवर बता रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ हर एक जगह वो अलायंस के हिस्से रहे हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि अति महत्वाकांक्षी है। उनको पता है कि जब तक हम सरकार में नहीं रहेंगे तब तक हमारा संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सरकार पे हम दबाव नहीं बना पाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर अभी नहीं किए हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर, चलिए, और बिल्कुल रजनीश, हम लोग को लगता है थोड़ा और इंतजार अभी हम लोग करते हैं, देखते हैं ये राजनीति आगे और क्या रंग दिखाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।